Good evening, Harshit. Good evening, Daksh. Okay. भाई आज का टॉपिक इतना प्यारा है क्योंकि आज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया था रोटेशनल मोशन ऑफ एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. बेसिकली नाम से भी पता चल रहा है दो बातें होंगी. एक होगी रोटेशनल मोशन वाली जिसमें हम रोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम एंगुलर वेरिएबल्स को डील करना सीखेंगे, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब सीखेंगे. और एक होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला. तो आज मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला स्टार्ट करूंगी और खत्म भी करूंगी. ठीक है. वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. या तो यू नीड टू वेट टिल देन. लेट्स स्टार्ट. कुछ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ कुछ बातें रखी हैं. ठीक है. और ये लेक्चर प्रेरित है पिछले साल लिए हुए मेरे वन शॉट लेक्चर से. तो अगर इसका डिटेलिंग चाहिए तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर. अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड यू टू वॉच दैट. जस्ट फोकस ऑन दिस वन. आज है 23 जन 2024 और लेट्स स्टार्ट. कुछ बेसिक बातें पहले करते हैं. जैसे कि हमको आइडिया होना चाहिए कि पार्टिकल क्या है, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब आप बात करते हो तो पार्टिकल जैसी बेसिक बातें पता होनी चाहिए. मैं इस चैप्टर को बहुत ग्राउंड लेवल से डील कर रही हूँ बिकॉज आई फील कि काफी डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को. तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपन डिस्कस करेंगे, ऑल्दो बहुत ईजी चैप्टर है. ठीक है. बट लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले पार्टिकल की बात करते हैं. तो इस चैप्टर में पार्टिकल हम उस चीज को बोलेंगे जिसका मास तो होगा फिक्स्ड. ठीक है. मास तो होगा फिक्स्ड, लेकिन अगर मैं बात करूं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच वी कैन नेग्लेक्ट. समझ में आया क्या? इस साइज इंटरनल स्ट्रक्चर को वी कैन नेग्लेक्ट. अब पार्टिकल के बाद अगर मुझे दूसरा कोई चीज यहाँ पे देखनी हो तो वो आता है सिस्टम. अब बताइए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लाइक. तो पार्टिकल्स तो में समझ में आया. सिस्टम से क्या अपने को दिमाग में रखना चाहिए? सिस्टम क्या है? जहां पर मोशन हो रहा है. ओके. देखो बड़ा सिंपल है. कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो तनिष्का कि वो पोर्शन जिसको अपन कर रहे हैं ऑब्जर्व. राइट. आई विल कंसिडर कि एक लड़का, एक प्लेटफॉर्म, एक बस, ये एक सिस्टम है. अब ये मेरे इंटरनल पार्टिकल्स है, इनके बाहर वाली चीजें एक्सटर्नल हो गई. एक ही तरीका. सॉरी, I was trying to read some messages and this just okay. Revision. हाँ, ये किस चैप्टर? कोमल बेटा, इट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. चलिए, तो सिस्टम समझ में आया, पार्टिकल अपने को समझ में आया. चले आगे. अब बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस की. तो बता दीजिए इंटरनल फोर्सेस. जैसे कि टेंशन हो गया. एग्जैक्टली. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि म्यूचुअल फोर्सेस exerted by the particles of the system. ठीक है. on each other. Yes, I'll try to write in cursive writing. I loved it. All they don't want to know about it. Yeah. Let's come to external forces. External forces, ये बड़ी बेसिक सी बात है, जैसे मैंने ऊपर लिखा भी बेसिक टर्म्स अपन डिस्कस कर रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. और यू कैन से कि आउटसाइड फोर्सेस exerted by any agency. Either it could be you, it could be me, or it could be any other thing. Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने लेक्चर्स नहीं देखे मेरे ओरिजिनल इंग्लिश वाले. खैर, मैंने देखा है. आई नो तनिष्का. सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं. आपके सामने एक चीज लिखी है, एक बार उसको पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं. चीज बोल रही है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज दैट सिंगल पॉइंट व्हिच मूव्स इन द सेम वे इन व्हिच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड मूव. अर्थात अब आ जाते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है. जैसे कि ये एक बॉडी है,
ठीक है, अब आपने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया, अब बेटा पता है आपने फोर्स लगाया तो एक एक्सेलरेशन आएगा, राइट? अब आप जो लिखते हो कि एफ नेट इज इक्वल्स टू सम एम ए लिखते हो ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, तो मास व्हाट वुड, हाँ जी हाँ जी, तो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन किस पार्टिकल का लिखते हो? देखो वहां पर अपन क्या करते थे, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे पूरी बॉडी को एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते थे, राइट? यहाँ चीज उल्टी है, यहाँ हम उसको रियलिटी में डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई एक बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स, अब हर एक पार्टिकल का अपना अलग वेलोसिटी होगा, आप कौन से का फोर्स कौन से का एक्सेलरेशन लिखने वाले हो, क्या करने वाले हो? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हम क्या करते हैं, बिल्कुल ये बात आपने मतलब ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत सेट करके रखनी है कि देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मे बी फोर्सेस आर डिफरेंट डिफरेंट, बट इनमें से कोई तो एक पार्टिकल ऐसा होगा जिस पर या जिसका जो मोशन होगा, मोशन से मेरा मतलब है एक्सेलरेशन से और वेलोसिटी से, जिसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, या मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जिसका मोशन उस तरह से होगा जिस तरह से इस पूरी बॉडी का मोशन हो रहा होगा। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है सोचने में, जस्ट कंसिडर अबाउट दैट वन पॉइंट जो उस वेलोसिटी से मूव करे, जो ऐसा लगे कि पूरी बॉडी मूव करती अगर मैं इतना फोर्स लगाती, वो पॉइंट होता है बेटा आपका सेंटर ऑफ मास। तो एक चीज जो चैप्टर 5th में हमने छुपा के रखी थी, अब हम उस चीज को आपके सामने लाते हैं कि ये फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल वैसे बिहेव करता है, कोई भी मान लो जैसे पूरी बॉडी पे लगने वाली फोर्स के बाद वो बॉडी मूव करती। अब एक बार ये लाइन वापस से पढ़ के देखो जो ऊपर लिखा हुआ है, समझ में आ जाए तो आगे चलेंगे। यस मैम। पक्का? ओके, अब चाहे फिर वो आपका P इज इक्वल्स टू mv हो, तो ये भी सेंटर ऑफ मास वाला वेलोसिटी होगा। ठीक है, वहां पे हम जो भी वो बोलते थे ना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, रिप्लेस एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल पॉइंट या पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट साइज्ड इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक रियलिस्टिक पॉइंट है, क्या है? मैम इमेजिन करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास एडी सेंटर पे लाई करता है। ओके, हेलो मंशु। मैम रियलिस्टिक नहीं इमेजिनरी पॉइंट है। ओके, और बाकी बच्चे बताओ। भाई अगर तुम्हारी क्लास में भी मुझे कहना पड़े कि इंटरेक्शन करो, तो मतलब लाइक व्हाट शुड आई डू? कम ऑन भाई, तुम लोग बात करो, तुमसे थोड़ी बात करने के लिए कहना पड़ेगा। यही मतलब इतने टाइम में 1.5 साल में यही करा हमने। मैम आप हाँ सोच रहे हो कि सुधर कैसे गए? वही, मैम जैसे कि देखो हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के आउटसाइड भी लाया करता है। एग्जैक्टली दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द आंसर। सेंटर ऑफ मास बेटा एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे आप इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, बट बहुत रिजिड चीज है हमारे इसमें। ये आउटसाइड भी लाई कर सकता है, ये इनसाइड भी लाई कर सकता है। जैसे कि जो रिंग होती है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे यहाँ पे लाई करता है, जबकि आपको पता है रिंग के हर एक पार्टिकल का जो पार्टिकल है वो इस बाउंड्री पर है ना, तब भी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? बीच में लाई करता है। सेंटर पे। अब आपके लिए इसी पॉइंट पे एक होमवर्क है जो आप करके लाइएगा घर से, नहीं करके लाएंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से किस तरह अलग है? मैम आपने हमसे पूछा था ये बात, मतलब ये क्वेश्चन। बट स्टिल यू हैव टू डू इट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बॉडीज के बारे में, कुछ चीजों के बारे में। देखो बड़े ध्यान से आज का लेक्चर सुनना है, ठीक है, और हो सके तो कॉपी किताब। मैम हाँ जी, मैम आपने जो क्वेश्चन बोला ना घर से करके लाने का, क्या क्या बोला? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रन एन एनालिसिस सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ओके ओके। देखो आपके पास जो बॉडीज हो सकती हैं, वो बॉडीज आपके पास दो टाइप की हो सकती हैं।
कोई बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, नॉर्मल हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उन्हीं की बात हो रही है कि एक हो सकती है आपके पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और एक हो सकती है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली। Gunjan, you can't say anything to these kids, okay, beta? They are my favorite one. मुझे लग रहा है मैम आपने इनका नामकरण किया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो खुद ही करके आए हैं। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके पास अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, इफ यू हैव यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो बॉडी का, बड़े ध्यान से बात सुनना, जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट बेटा, वही होगा आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। बस कुछ सोचना ही नहीं। और इस बात पे कितने क्वेश्चन आते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है कि कभी आपने देखा होगा ना कि एक स्फीयर। हाँ लीशा, रिपीट कर दो लास्ट पॉइंट। देखो, जैसे कि मैं आपको एक रॉड दे दूं और मैं पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो उस रॉड का अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है कि अगर मास लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, समझो ना, मास पर यूनिट लेंथ, अगर एक 2D बॉडी तो मास पर यूनिट एरिया, 3D बॉडी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये डेंसिटीज, उसकी मास डेंसिटीज कांस्टेंट हैं, तब आप क्या बोल पाओगे कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, तब मैं अगर आपसे बात करूं कि एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो बेधड़क बोल दो L/2 पर होगा। समझ रहे हो? That is what this statement is all about, that geometrical center of the body is the center of mass when you have uniform mass distribution. Uniform mass distribution का मतलब शेप भी आपको वही होगी जो आप जानते हो, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। When it comes to non-uniform mass distribution, तब ध्यान रखिएगा कि जो मैं लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। We will discuss about it. I will give you a formula to calculate these kind of things. Okay? Yes, ma'am. Let's. सबसे पहले बात कर दीजिए क्या बंद कर दूं? मैम, चैट ऑफ, उसमें ये बार भी बार ठीक है। स्लाइड अभी देखो, पहले वाली, जब तक आप चैट ऑफ कर रहे हो। क्या कर दूं? स्लाइड पहले वाली दिखा दो जब तक आप चैट ऑफ कर रहे हो। अभी भी एक मिनट में, नहीं नहीं, चैट तो ऑफ नहीं करी मैं अभी, रुक जाओ भाई, मैं चाहती तुम लोग मुंह खोल के बात कर लो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। अगर कोई फालतू बात करोगे तो आई विल ऑफ इट, आई विल टेक द एक्सेस। आप क्लास से रिमूव कर देना ना। Yeah, we will do that. We will do a lot of things, but please maintain the decorum of the class. Otherwise, I have to take action which I don't want to take, to be very honest. Wait a second. ये रही वो स्लाइड। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अलीशा, या फिर इतना सा पेज छोड़ दो छोटा सा। डन? ये फर्स्ट लेक्चर है क्या इस वाले चैप्टर का? नहीं सृष्टि, ये काइंड ऑफ फर्स्ट भी समझ लो। पिछले वाले जो लेक्चर था इन बच्चों का, वो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन, रोटेशनल वेरिएबल्स कैसे जरूरी हैं, रिजिड बॉडी क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, तो काफी बेसिक था वो भी, ये भी एक दूसरा बेसिक ही है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मैं सिर्फ आपको एग्जांपल इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे ना उसमें बुला लेना आप। ओके, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव दिस रॉड ऑफ लेट्स से AB हैविंग द लेंथ L, ठीक है, एंड आई सेड कि इट हैज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई वांट यू टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास? L/2 मैम। L/2। ये मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी आती है तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट जो ज्योमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस पर है। तो L लेंथ का था तो L/2 इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, उससे हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर हो गया, ठीक है। सो दैट वुड बी योर सेंटर ऑफ मास, सो इट इज योर सेंटर ऑफ मास। ओके, now let's say you have two system particle for a system of two particles. For example, you have this M1 here
let's say m, ठीक है, we have particles of same mass. This is, and I said they are at distance d from each other. They capped at distance d from each other. Find the center of mass. D/2 होगा। D/2 पर Exactly. Good, Sanders. बढ़िया. This is center of mass and it would be at d/2. Very nice. But now the question that we should ask is, what if we don't have that uniform mass distribution? जरूरी तो नहीं ना, ये तो बहुत सहूलियत की बात होगी कि भाई आपको यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है ना. अगर नॉन यूनिफॉर्म दे, अब वो भी हम वो वाला देखेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. अगर आपका मन करेगा कभी तो मुझे बताना, किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन करा दूंगी. अदरवाइज उसको आप अभी के पॉइंट पे छोड़ सकते हो जब अपन एक क्रैश कोर्स काइंड ऑफ चीज कर रहे हैं. नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मैं एक सिंपल केस लेके चलूंगी जब हमारे पास पार्टिकल्स हों डिफरेंट डिफरेंट मासेस के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, तब हमें कैसे डील करना है, क्या फॉर्मूला होगा, और ये आपके लिए होता है एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ठीक है. Let's say this is your x axis, this is the y axis, this is the z axis. Okay, and we have few particles. Let me mark them. Okay, this is m1 and this is at r1 distance. ठीक है, r1 vector वाला चीज. And similarly you have this particle at r2 vector. Now I want you to draw the center of mass. You find the center of mass. बताइए कैसे निकालेंगे? मैम M1 पहले R1 plus M2 R2 by M1 R plus. क्या? मैम इसका वो निकाल लेंगे M1 R1 plus M2 R2 अपॉन में राइट, M1. फॉर्मूला बता रहे हो. ठीक है ठीक है. देखो, हमने इसको ज्वाइन किया और हम बोल देंगे कि कहीं यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और हम बोल देंगे कि ये RCOM पर है. ओके, ऐसा बोल देंगे. ये ग्राफिकली इस तरीके से दिखाया जाएगा. देयर कुड बी नंबर ऑफ मासेस, बट दो मासेस का काफी इजी होता है और वही हमारे को सिलेबस में कई बार डील करना पड़ता है. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि RCOM का पोजीशन बता दीजिए. तो ये होगा M1 R1 प्लस M2 R2, है ना, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय R1 M1 प्लस M2. M1 plus M2। ठीक है, इस तरीके से. अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमको तो R नहीं चाहिए, हमें तो X सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो कोई नहीं, हम X सेंटर ऑफ मास बता देते हैं कि X सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1 X1 M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सिमिलरली Y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1 Y1 M2 Y2 एंड M1 प्लस M2, राइट. एंड आपके पास ZCOM आ जाएगा M1 Z1 M2 Z2. आज तो हमारी क्लास में बहुत ही स्पेशल इंसान ने अभी एंट्री लिया है, देखा आप लोगों ने? Yes. किसने? अभी आपको पहचानना पड़ेगा उसमें से. समझ में आया? राइट, किसने? XCOM YCOM GCOM ऐसे. पक्का? बाकी कुछ कुछ अंदाजे होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, मैंने भी ऊपर ही डिस्कस कर दिया इसको. जैसे कि मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, जैसे कि मतलब क्वाइट नॉर्मल लाइक बेसिक वाली बात भी है, ये M है यहाँ पर और यहाँ पर 4M है. ठीक है, दोनों कुछ D डिस्टेंस पर होंगे. बस मेरे को अभी आप यही बता दो कि नियरेस्ट किसके होगा सेंटर ऑफ मास. मैं 4M के 4M। बेसिक बात है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेवियर हुआ, है ना? सही बात है. यस मैम. एक क्वेश्चन करेंगे आप. Yes. आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, या आपको पोजीशंस दे रखी हैं. बताइएगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा. 8:59 हो रहा है, 9 पर बताना, हैंड रेज करना, देन आई विल आस्क. कोई भी चैट में लिख कर या माइक ऑन करके नहीं बताएगा.
मैम हो गया एकदम। अभी रुको, मैं पूछती हूँ। Yes. अभी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, I will ask. अरीब, आप बताओगे? मैम 6 यस मैम 6.0 ओके, 6,0, राइट। साक्षी? ओ, आज साक्षी का माइक ऑफ है। अलीशा? मैम 60। तनिष्का? 2 आ रहा है? नहीं, सेम 6,0. सृष्टि आपका? ओके, शालिनी? सेम 6,0 ओके। जी जी, सभी का सेम है। नाम तो मैं आपका क्या ही लूं। मतलब अच्छा नाम है, ऐसे इज्जत में मैं कैसे लूं? मैं तो बहुत इज्जत करूंगी भाई। तो एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m1 प्लस m2। मेरे क्लास में एक बच्चा था, वो ओमजी नाम से आता था। अब आप बताओ, आप अपने, मैंने उससे पूछा कि तुम अपने नाम के आगे जी लाइक लगा कहते हो कि दूसरा इज्जत से बात करे, कहते नहीं, नाम ही ओमजी है। अब आप बताओ कितना, मतलब आप कैसे डांट दो ऐसे करके, ओमजी आप पागल हो, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना? कि ये भी अच्छा है। चलिए, यहाँ पे सिंस सारा डिस्कशन एक्स एक्सिस पर है, तो वी विल नॉट फोकस ऑन अदर वन ना। हम आरसीयूएम लेके क्यों ही टाइम वेस्ट करेंगे, हम एक्ससीयूएम से बात करेंगे। तो एक्ससीयूएम हो जाएगा m, x1 देखो आपका 2 आ जाएगा, and then it would become 2m, and x आ जाएगा 8 divided by m plus 2m, which would be 3m. We will just solve this equation. एक second. It would become 2m plus 10m divided by 3m. Right? 16. 8 to 16, yeah. It is 18m, 3m, and yes, it is 6. और जब y एक्सिस में कुछ है ही नहीं, तो y एक्सिस को तो आप फिर मानोगे ना 0, राइट? y एक्सिस में अपन क्यों जाएंगे? अगर आपका मन करे तो यहाँ पे 0 0 लग के देख लेना। चलिए, let's come to this another question. Questions goes like this: the coordinate of the center of mass of this system of uniform rods are. आपको देखो, ये 2 रॉड दे रखी हैं, एक रॉड ये है, एक रॉड ये पूरी है, ठीक है। आपको इनका लेंथ और मास दिया हुआ है, आपसे पूछा है आप सिस्टम का क्या निकालिए, सेंटर ऑफ मास निकालिए। अभी समय हो रहा है आपके पास 21:03। आप लोग मुझे 21:04 तक बता दीजिएगा हैंड रेस करके, देन आई विल आस्क। पता है मैम, हम तीनों ना ये इसलिए माला पहन रखे क्योंकि ना पंडित जी ने हमारी शादी करा दी, बस साथ में कुछ मिला के वहीं पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड यू फाइंड कि ये चीज रिकॉर्डिंग पे जानी चाहिए, इसलिए आपने बोला, बहुत बढ़िया। तो सुंदर, आप बताओगे बेटा क्या आंसर आया आपका? मैम मेरा तो अलग सा आ रहा है। ओके, इससे अलग है। 2l/3 और l/3 आ रहा है। अरे हमारे यहाँ ऑप्शन ई बड़ा ही प्यारा होता है, बोलो क्या आ रहा है? 2? ये सी ऑप्शन। नहीं नहीं, उसका क्या आ रहा है? Yes. 2l/3 और सी आ रहा है। अच्छा सी। l/3 चलिए, अब बता दो ऑप्शन सी कितने बच्चों का है, वो हैंड्स डाउन कर लो जिनका ऑप्शन सी है।
कर दीजिए जिनका सी है। किसी का भी सी नहीं है फिर मैं सबसे पूछूंगा, किसी ने बोला ना सी है, फिर बताऊंगी मैम मैं तुम्हें। सी है कर दिया है। आपने ही तो कहा मैम कि जिसका सी है वो हैंड डाउन कर लो। हाँ कर लिया ना, सबने कर लिया। अच्छा सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैं वो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख रही थी। ओके मुस्कान आपका क्या है? मैम बी आया है। ओके मुस्कान सेट बी आया। जादू बेटा आपका क्या है? घर चला गया जादू वापस। ओके धूप में नहीं मिल गई। अलीशा आप बताइए। मैम ए आ रहा है। ओके साक्षी? मैम ये आ रहा है, चैट ऑन कर दो। नहीं हरकतें नहीं है चैट ऑन वाली अभी आपकी। मैम चुप तो माइक बैठी थी मैं। माइक ऑन रखो आप। आपने क्लास में माइक ऑफ करने की गलती कैसे की? चलिए अब एक बात बताइए, जब आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर यू विल ऑब्टेन द सेंटर ऑफ मास, राइट? तो एक सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिलेगा, एक सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिलेगा। अब मेरे को अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो लाइक हॉरिजॉन्टल वाली रॉड का, तो क्या लिखूं? L/2, 0। यस मैम। अगर मुझे वर्टिकल वाली का लिखना हो तो उसके लिए लिखेंगे L, 0, L, यस वो y एक्सिस पर है, राइट? बस अब हाँ अब निकाल दीजिए क्वेश्चन। थोड़ा सा चलिए। सो द क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे x सेंटर ऑफ मास, दैट वुड बी m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है? और अगर आपको निकालना है y ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन इट वुड बी m1 y1 प्लस m2 y2 एंड देन m1 प्लस m2, ठीक है? अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा सी आ रहा है। ओके 2m x1 हो जाएगा आपका क्या बेटा? L/2 और a हो जाएगा, सॉरी इट इज m, हाँ अब सही है ना, यहाँ पे x/2 फिर यहाँ पे 2m 0 और m2m 3m हो गया। आप जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा m L/6 और m एंड इट इज योर L/6। तो दो ऑप्शन तो मेरे कैंसिल होते हैं। लेट्स कम टू सी एंड डी। तो सॉरी y सेंटर ऑफ मास पर आते हैं तो ये हो जाएगा आपका m0 2m L yeah divided by 3m, it would become 2L/3। तो ऑप्शन सी, वेरी नाइस, यस मैम। गुड। चलिए अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अगर मेरे पास एक बॉडी आ जाए और मुझे उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन, है कि नहीं? मेरे को ऐसे कोई एक बॉडी दे दी जाए, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी, और मैं क्या करूं उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस वाली ऐसे प्लेन में कंसीडर करके बात करने की कोशिश करूं, तो आप मुझसे यही तो कहोगे कि मैम एक काम करो आप डीएम का कोऑर्डिनेट निकाल दो, डीएम के लिए आप उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, डीआर वेक्टर ये सब, और फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये सुनो, अगर मुझे RCOM निकालना हो तो वो आप ऐसे नहीं निकालोगे, छोटा सा मास इनटू R डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दिस एंटायर बॉडी, या फिर फॉर टाइमिंग डीएम का इंटीग्रेशन कर लो। बट आपको पता है कि भाई डीएम का इंटीग्रेशन इज मास ऑफ द बॉडी। ये सुनो अलीशा, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अलीशा आर यू नो देयर? मैम, वो पहले से हैंड ऊपर था ना, वही रह गया है। ओके 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 कूल, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करनी है तो आप ऐसे निकाल दोगे, बोलो बात सही है ना? ऐसे आप वाई का निकाल लो। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है ना तो पूछ लो, क्योंकि फिर यही चैप्टर आप बोलते हो कि मैम दिक्कत हो रही है। मैम ये इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट r अपॉन dm क्यों करा इंटीग्रेशन? देखो ये तो हो गया हमारा MR वाली चीज, जो ऊपर हम MX कर रहे हैं ना, वो वाली चीज, ठीक है। और इसके नीचे DM क्यों करा? क्योंकि हम पहले पूरे सिस्टम का मास ले रहे थे, तो वही तो करा हमने।
तो मैम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम से इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कैंसिल हो जाएगा। नो, मैम इंटीग्रेशन के अंदर है पूरा आरडीएम। खेल चल रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा ये। मैम एक बार फिर से बताना। हाँ जी, देखो मैंने क्या करा, देखो जैसे आप पहले लिख रहे थे, पहले कहाँ लिख रहे थे, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये रहा। पहले हम ऐसे लिख रहे थे m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 क्या था, वो जो हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसका मास, टोटल मास। तो बेसिकली मास इनटू पोजीशन अपॉन टोटल मास, एक तरीके का यही फॉर्मेट था हमारे पास, राइट। वही तो मैं यहां भी कह रही हूं कि r इंटू डीएम ले लो, इसका इंटीग्रेशन करा, फिर डीएम का करा। बेटा इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे फर्क क्या गया, ऊपर आप m1r का, आप mr का पूरा इंटीग्रेशन ले रहे हो, नीचे खाली m है। मैम जैसे कि हम लिमिट्स जब लेते हैं तो दोनों लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, तो इसमें हम इंटीग्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते डीएम का। बेटा यहाँ पे r थोड़ी इंटीग्रेट हो रहा है ना बेसिकली। यहाँ पे जब आप लिमिट को डालोगे तो आप m को, r को एज अ फंक्शन ऑफ m या कुछ वैसे लेके चलोगे, तो एक इंटीग्रेंड हो जाएगा, एक आपका जिसपे आप इंटीग्रेशन रन कर रहे हो वो बेस हो जाएगा, राइट। यस मैम। पक्का या फिर ऐसे ही बोल दिया बस? इंटीग्रेशन कराएंगे क्या? मैम, इंटीग्रेशन सीख कर आएंगे। या वो तो मैंने आपसे पहले बोला था, बेसिक मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी। चलिए, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन देखा गया है ये नीट का, कि वो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट पे बात करता है। ये कहेगा कि पहले पूरी बॉडी थी, ठीक है, ये ग्रीन पिंक पिंक जो भी कलर है, आई एम कलर ब्लाइंड, आई एम किडिंग, बट जो भी बॉडी थी उसमें से हमने ये वाला पोर्शन जो है हटा दिया, ठीक है, इतना पोर्शन रिमूव कर। हाँ जी मुस्कान। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके बेटा, जब ये हो जाए तो मुझे एक बार बता देना। हो गया। ओके, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक पूरी बॉडी होती है, उसमें से हम कुछ पोर्शन रिमूव कर देते हैं, फिर बचे हुए पोर्शन का हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने बोल रखा है कि ये रिमेनिंग एरिया है, ये एरिया है जो आपने रिमूव किया है, ठीक है। पहले समझ में आई? ऐसी प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी अगर पहले आपने पेपर दिया हो तो, देखा है? यस। तो मैंने A1 आपको बताया कि A1 है आपका टोटल एरिया जो बिना रिमूव करे आपके पास था। A2 हो गया वो एरिया विच यू रिमूव्ड, एरिया दैट वी रिमूव्ड, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट, अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, ये पे लिख देते हैं रिमेनिंग पोर्शन का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास चाहिए रिमेनिंग पोर्शन का, सिंपल सी बात हो जाएगी। अब देखो इस चीज को ना थोड़ा सा बस रख लेना कि इस तरीके से आना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पाए गए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, और पाए नहीं है तो मतलब एक अच्छा छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो रखा जा सकता है, रख लोगे। और कहने को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये चीज, पर कितनी सिंपल है। बस ये ध्यान रखना, A1 क्या है, टोटल एरिया, A2 दैट एरिया वी रिमूव्ड, बचा हुआ एरिया नहीं है, द एरिया दैट वी रिमूव्ड, ठीक है। और मैम x1 और x2 बेसिकली x1 x2 आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इस बच्चे मतलब पहले वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, दूसरे वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं x1 की, तो वो जो पहले होल बॉडी था आपका उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और फिर जो आपने पोर्शन रिमूव कर दिया उसका सेंटर ऑफ मास 2, और ये आपको रिमेनिंग वाले का मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने में हेल्प करेगा। Question है, find the position of center of mass of the uniform lamina as shown in this figure if a small disc of radius this is cut from disc of radius this। 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी मैम x2 क्या बताया था आपने पिछले वाले फॉर्मूले में? देखो A2 क्या है, एरिया दैट वी रिमूव, तो x2 उस रिमूव्ड एरिया का सेंटर ऑफ मास हो गया, x1 A1 वाले के साथ कंबाइंड हो गया, ठीक है। अभी समय हो रहा है आपका 21:14, आप लोग 21:15 तक बता दीजिए, ठीक है।
आई विल वेट. सॉरी 15 तो हो गया, 16 तक बता दो. मैम जैसे X1 तो हो गया बोलो. मैम. मैम X1 जो है वो जो आपने बताया जो बॉडी है उसमें उसका रेडियस है, ठीक है. रहने दो. गुड इवनिंग मैम. हेलो अनम. मैम जल्दी आ गई ना मैं. यस बेटा. मैम क्यों हंस रहे हो, मुझे ये बताओ. आज हमें माइक ऑन करके बात नहीं करनी है ना, माइक बंद. क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है बेटा. अच्छा अच्छा ओके मैम. अनम दिस इज फॉर यू बेटा. हाँ मैम वो मैं समझ गई. थैंक यू. हाँ जी सृष्टि, आप कुछ पूछ रहे थे. कोई नहीं, अगर भाई की आवाज आ रही है तो आने दो, ऐसा इट्स ओके. बताइए क्या मैम ये पूछ रहे चुप ही नहीं हो रहे दोनों बैठे हुए. थे? कोई नहीं, आप बोलो. क्यूट है आपके भाई बहन. बोलो साथ दे दो. बोलो बोलो सृष्टि, डोंट वरी. ये परेशान कर रहे हैं. कोई नहीं, तुम माइक ऑन करके बोल लो ना, उनको आवाज आने दो, कोई दिक्कत नहीं है. बोलो, क्वेश्चन पूछो. परेशान क्यों कर रहे हैं. तो कोई नहीं, मैं उनको ऐसे हाय बोलूंगी, तुम बात करो आगे. मैम मेरे को ना ऑप्शन ई चाहिए, मेरा आंसर इन सबसे अलग आ रहा है. दैट्स माय किड. बताइए बेटा ऑप्शन ई. देखो मैंने कहा हमारी क्लास में ऑप्शन ई बड़ा ही फेवरेट है. बोलो बेटा. मैम -a/2, 0. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑप्शन ई इज लाइक जो तनिष्का बोलेगी. दैट्स वेरी कूल. नहीं अरे मजाक चल रहा है. मैम बट मेरा तो सी ऑप्शन आ रहा है. दैट्स कूल देन. हम जो शिवानी, आपने X1 और X जो मैंने x1 x2 बोले हैं वो क्या है, राइट? यस मैम. ओके. x1 है बेटा जो पूरी बॉडी है, जब उसमें से हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया, उसका सेंटर ऑफ मास. x2 है रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास. ठीक है, आप लिख लो उस चीज को. और मैम जब जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा तो हम रेडियस से एरिया लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो रेडियस में क्या लिखेंगे. देखो आपको पता हुआ ना कि क्या एरिया. देखो मैं छोटे वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ. जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे बोला कि ये पहले पूरी एंटायर बॉडी थी, इसमें से अपन ने ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया. तो सबसे पहले आपको ना क्या करना पड़ता है, आपको एक ओरिजिन मानना पड़ेगा जिससे आप पूरा खेल करोगे. तो यहाँ पे ये ओरिजिन मैंने ये होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास माना था. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ मैं. वी विल ड्रॉ सर्कल. ठीक है, किसी बच्चे ने कहा था कि वो मेरे से फ्री हैंड डायग्राम बनाने सीख रहा है, और उसने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का फोटो भेजा था. नहीं लिटरली उसने कहा था कि आपके से कोशिश की है. थोड़ा गंदा था उसका, बट ठीक है कोई नहीं. राइट साक्षी? मैम मेरा आ गया -a/c. वो मैम. मैंने नहीं, एरिया की जगह सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया था. मतलब आपने नाम एक्सपोज कर ही दिया. ठीक है. अब देखिए, आपको बोल रखा था कि पूरी रेडियस ए है, और आपने ध्यान से देखो ए डायमीटर का काटा है, तो यहाँ पे बेसिकली a/2 हो गया ना ये. Are you getting my Yes. point? Exactly. Now एरिया 1 हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, विच मीन्स पाई ए स्क्वायर. एरिया 2 यानी कि एरिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन हो जाएगा पाई a/2 का होल स्क्वायर, अर्थात पाई a स्क्वायर बाय 4. आपके लिए यहाँ पर आर x1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा a/2. इज दैट ओके? यस मैम. अब आपके पास फॉर्मूला है x ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. सृष्टि अब सब क्लियर हो गया ना बेटा? यस मैम. ओके. a1 x1 a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2. अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. 0 और a2 की जगह आप पुट कर दो पाई a स्क्वायर बाय 4. x2 हो जाएगा a/2, और नीचे बचेगा आपका पाई a स्क्वायर में से पाई 3 पाई a स्क्वायर बाय 4. ठीक है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाटएवर द थिंग इज, पाई इज
pi a cube by 8 and it would become 4 3 pi a square. तो 4 से ये जाएगा 2, pi से ये गया और a square से ये गया, तो आपके पास बचेगा माइनस का a by 6. y में आप देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि x, y would be minus a by 6, 0, which is your option C for no doubt. तो शिवानी आपका सही आ रहा था, वेरी गुड. चलिए A2 को हमने माइनस लिया है ना मैम A2 को, हाँ फॉर्मूला नीचे यही जो है A1 माइनस A2 3 पाई. एग्जैक्टली देखो फॉर्मूला यही है, आपको फॉर्मूला में पुट करना है. ठीक है, ओके ओके मैम. ओके. अब बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की. भाई सेंटर ऑफ मास मूव भी तो कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं तब हम एफ नेट एम ए लिखते हैं, दैट ए इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, राइट. सो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. आपके पास अगर मैं आर ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलूं और इस पर मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो आप ऐसे लिखोगे ना m1 r1 m2 r2 लेट्स से अप टू n पार्टिकल्स, राइट. एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस प्लस mn. ठीक बेटा, देखो इसको ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जो हम मतलब हम तो नहीं करते, पर मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आती हैं, बहुत सारी बार लिखना पड़ता है, तो हर बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता. तो कुछ कुछ फॉर्म हो गई जो उसको थोड़ा एलिगेंटली ना एक्सप्रेस कर देती है. जैसे कि आप इस सबको कलेक्ट करके एक सिग्मा लिख सकते हो और आप लिख सकते हो उसको MI वेक्टर. अब I इज समथिंग विच यू इंट्रोड्यूस, तो आपको I का थोड़ा डेफिनेशन भी देना पड़ेगा. तो मैंने बोल दिया कि I को 1 से लेके n तक रन कर दो, और सिग्मा का मतलब है कि एक बार इसमें आपने जो वैल्यू पुट करी उसको पुट करके प्लस करके फिर अगला वैल्यू पुट करो, तो आप बेसिकली देखो आपका न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा. एंड सिमिलरली यू कैन डू दैट हियर आल्सो, राइट. ऐसे लिख सकते हैं. ओके अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमको तुम वेलोसिटी बता दो, तो बोलोगे कि मैम उसको डिवाइड करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है ना. हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी आप निकाल सकते हो वैसे, फिर आप सबको इस तरीके से लिख दो, राइट. एंड इट वुड लुक लाइक दिस. अच्छा एक काम करना, मुझे ना क्लास के बाद कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करनी है. मैं भी उसमें नहीं यस, आप अलग से हैं, आपसे अलग बात करनी है. देखा मैं इतनी स्पेशल हूँ, मैं क्या करूँ. Well, mic off. That is important, अभी. साक्षी, अलीशा, और अगर दीपक है, प्रियांशु है, ठीक है, तो आप लोग रुक जाना एक बार. मैम अब बात करते हैं, एक मिनट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की. तो ये हो जाएगा m1 a1 m2 a2 and again up to mn an, and it is divided by m1 plus m2 plus plus mm. बस ठीक है ना. ये बस मतलब बस एक बात लिखनी थी, बतानी थी, इसलिए बता दी. बाकी कुछ नहीं. आपको कभी ऐसी फॉर्म में लिखा है तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, राइट. चलिए अब आप फटाफट से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, इतना बहुत है. मैम कर लिया नोट. That's good, तनिष्का. डन मैम. Cool. अब याद आने लग गया कि मैम ऐसा कुछ मैम पहले एक भी मिनट पढ़ा रुक था. तो जाओ. Okay. मैम रुको. Okay, fine. Just give me a thumbs up when you're all done with this slide. मैम आपकी तबीयत खराब है. अब ठीक हो गई है, बेटर है, मतलब पहले से. कल तो ज्यादा हो गया था. मैम थम्स अप महंगा आता है. मैम छुट्टी कर देते फिर आज. हमारा अच्छा टेस्ट 11 का. बेटा उनका भी है, पर उनको ज्यादा मैम फर्क नहीं पड़ता. हमारा थंब नोट स्टार्ट. मैम फर्क पड़ता है क्योंकि इस बार ऑफलाइन हो सकता है हमारा. कल आप हमारा थर्मोस्टाट कराओगे ना. हाँ जी बेटा. मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही.
शिवानी I- मैम कह रही थी ना कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों का ही ऑफलाइन टेस्ट होगा मैम। कई बातें ऐसी हैं? होती है कि मुझे आप लोगों से पता चल रही होती है। मैम मैम पर मैं तो पर्टिकुलर पिछले बार में आ नहीं पाया ड्यू टू सम रीजन। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सब बच्चों हाँ को नहीं जाना पड़ेगा, मतलब पता नहीं, आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, कुछ भी किसी भी बात पे यकीन मत करना जब तक वो ऑफिशियल ना आए। यस मैम, मतलब मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। मैं बुलाऊंगी बेटा आपको तो पर्सनली, आपसे तो मुझे 2-3 प्रैक्टिकल बच्चों को समझाना है। मैं तो एक नया भी सीखा, पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। और स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट तो एक बार कर ही देंगे, फिर वेलोसिटी हमने किस इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ऑब्जेक्ट लॉन्च किया है वो निकालने का, थ्रू तनिष्का वी विल लर्न इट। से बात करनी है दोबारा से। क्या द क्वेश्चन इज कि an impulse gives a velocity of this to the heavier block in the direction of the lighter block, the velocity of the center of mass is। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। अभी समय हो रहा है 21:26। आप लोग 21:28 तक बता दीजिए। 27 अभी हो जाएगा आई गेस। ठीक है, देन आई विल आस्क। अब तब हाथ मतलब हैंड रेस कीजिएगा। मैम चैट ऑन कर दो प्लीज। मैम इसके अंदर हमें दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं दी हुई ना बेटा पता नहीं। मैम, प्लीज। दूसरा वाला तो लिस्ट पे है ना, 4 kg वाला। सृष्टि अब परेशान नहीं कर रहे भाई बहन, डिस्कशन के लिए कहा था मैंने। बेटा वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला था ना, उसमें दोबारा वो अगर बाहर आपको गए। प्रॉब्लम हो तो सृष्टि के साथ ही करेंगे। मैम सृष्टि और मैं वैसे एक ही टीम में हूँ। मैम हो गया। मैम एक सेकेंड, मैम डायरेक्शन नहीं बताई बट इस क्वेश्चन में। मैम मेरा आंसर ऑप्शन में ही है। चलिए तो फिर आई गेस टाइम काफी मिल गया, एक बार हैंड रेस कर दीजिए सारे बच्चे। ओके अलीशा बताओ। मैम मेरा बी आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके मंजू, शिवानी, क्या नाम लिया मैम आपने पहले? शिवानी, शिवानी बताओ। उससे पहले 20 मीटर पर सेकेंड। ओके शिवानी। मंजू, गुंजन आप बताओ। मेरा नाम ले रहे हो मैम वो? अभी गुंजन आपका नाम लिया है, आप बताओ। ओके मैम, कंफ्यूजन हो गई मैम मेरे को। मैम मेरा तो 30 कैसे आ रहा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं अभी। मुस्कान। मैम राउंड ऑफ करके 30 के पास आ रहा है। ओके तनिष्का। मैम मेरा ना मतलब अलग आ रहा है सबसे गलतियों का। क्या? हम 10 आ रहा है मेरा। मैम मेरा भी 10 आ रहा है। मैम मेरा भी 10 आ रहा है। Okay. I'm just observing this thing, that's why I'm saying it कि काफी टाइम से 11th वालों के आंसर्स अच्छे आ रहे हैं। It's option C, 10 मीटर पर सेकेंड। मैम मैं 11th का नहीं हूँ। मैम 11th की नहीं है। पहले के जवाब मैम 12th वालों ने दिया है, ऐसे मत बोलो। खेल गए मैम मैम। नो प्लीज। हमारे सीनियर्स में बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मैं आधा टाइम अरे तक तुम क्वेश्चन यार, तुम मेरे को क्यों अगेंस्ट कर रहे हो? सब साथ में है। बट ऐसा मेरे को ऑब्जर्व हुआ कि कुछ 12th 11th वालों के 1-2 आंसर सही आए थे कंपैरेटिवली। थोड़ा सर पॉइंट्स कम हुए हमारे कुछ। अरे मैम मुझे आपसे शिकायत है। हाँ याद आ गई। हम बाद में बात करेंगे बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ। द क्वेश्चन इज कि देखो, क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन था। इस क्वेश्चन में बोला कि वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है और हेवियर ब्लॉक से लाइटर ब्लॉक की तरफ डायरेक्शन दी गई है। यानी कि आप अपने आप डायरेक्शन समझ जाओ ना, ये दिया हुआ है आपको, राइट? 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमको चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है आपके इनिशियल वेलोसिटी 4 kg का।
बोला गया है कि सिर्फ एक इम्पल्स वेलोसिटी इतनी दी गई है हेवियर ब्लॉक को, ठीक है। लाइटर ब्लॉक फिर हमको किस में मानना पड़ेगा, राइट रेस्ट। राइट। अब आप इसको अगर सॉल्व कर दो। मैम अगर आपकी 10 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है तो हमारा सेकंड ब्लॉक भी तो मूव करना चाहिए ना, हम कैसे मान ले कि वो रेस्ट पे ही है? नहीं, देखो क्वेश्चन में बोला है ना एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी, एक बस हमने एक धक्का मारा इसको 10 kg को, कुछ चीजें इंस्टेंटेनियस वाली चीज होती है ना। ओके ओके मैम। यप। तो m1v1 और आप सॉल्व कर दीजिए m2v2। अब देखो अलीशा एक और चीज है, जैसे कि अब आप यहाँ पर आओगे तो इस पॉइंट पर आकर आपको ना यहाँ पे मतलब वो पुट करना पड़ेगा है ना, वैल्यूज अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ पर आकर। अब आप इसको जब पुट करोगे तब आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिलने वाला है। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन में थोड़ा सा मतलब मैं लाइक ऐसे बोल रही हूँ आपको, थोड़ा एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी आप पेपर में बैठे हो ना और ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ चीज आपको मिसिंग हो, जैसे कि आपने फटाफट से यहाँ से देखा है, अगर आप हेवियर ब्लॉक बोल रहे हो तो आप इसे 10, 14 और m2 4 और यहाँ पे 10 और 4 ऐड कर दोगे 14। ना तो थिंग इज कि यहाँ पर क्या पुट करें, कैसे पुट करें, क्या करें। मैंने m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 रख के v2 की वैल्यू निकाल के 35 पुट कर दिया। अच्छा मैम मुझे भी नहीं पता क्या करा है। ठीक है। तो पता है कई बार क्या होता है, देखो इतना ज्यादा मतलब चीज कॉम्प्लिकेट हो रही थी तो कई बार ना पता थोड़ा सा अपने लिए इजी कर लेते हैं इनिशियल कंडीशंस, क्या पता आंसर आ जाए। हो सकता है कई बार ये चीज गलत हो पर कई बार अपन सही भी कर देते हैं और रीजन हमको शायद बाद में समझ में आए। तो फिलहाल इट वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। चलिए अब बात करते हैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास की। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक बस बेसिकली बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब है नहीं इंपॉर्टेंट इसका फील है जब मैं अभी एक एप्लीकेशन बताऊंगी इसका। कोई भी ये बॉडी है आपके पास, ठीक है, इस पे आपने बहुत सारी फोर्सेस लगाई, जैसे कि F1 आपने इस डायरेक्शन में लगाई, F2 इधर लगाई, है ना, कहीं भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, F3, ऐसे बहुत सारी फोर्सेस आपने लगाई यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या इस बॉडी पे, आप बताओ क्या लगता है क्या होना चाहिए। जो शेप है वो कम होती जाएगी, चेंज होगी, कंप्रेस हो जाएगी। आई गेस सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं कर रही हैं, तो एक नेट फोर्स बची रहेगी, है ना, और वो नेट फोर्स की वजह से मोशन आएगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो मैंने आपको कितनी बार बताया होगा। अगर मैं 11 12 वाले बच्चों की मतलब 12th वाले बच्चे उनकी बात करूं तो उन्होंने वेव्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, उन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा फोर्सेस में, जब उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, यस मैम। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा होगा, 3 बार 11th में पढ़ा। फिर जब 12th में आया तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ा, जब एक ही चार्ज पे काफी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हो। आपने फिर उसको पढ़ा, कहाँ पढ़ा, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा आपने उसको, है ना, लाइक काफी टाइम उसको आप पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट वगैरह वाली चीजों में, तो कई बार पढ़ चुके हो। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको क्लियर होना चाहिए। 11th वालों की बात करूं तो 3 बार वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स आपकी आएगी, आप सारी फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल के रख दो जो उसका नेट इफेक्ट है। मैंने आपको बताया हमेशा इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, नेट इफेक्ट की तरह बॉडी काम करती है। तो इस तरीके से कुछ काम आपका बनकर आएगा, यस और नो। इसी नेट फोर्स को उठाकर आप मास टाइम्स ऑफ सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर रख देते हो, राइट। इसी से चीजें हम अपनी आगे लेके चलते हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एफ नेट बाय एम। अब ये वाला आपने सोचा होगा कि क्या ही पॉइंट है इसको लिखने का। इसको लिखने का पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि नेट फोर्स 0 है, ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तब क्या होगा। सबसे पहले ऐसे समझो, मैंने आपको बोला, बड़े ध्यान से देखना, कि इफ एफ नेट इज 0, अगर एफ नेट 0 है तब आप यही तो बोलोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, यस मैम। राइट, पक्का। यस मैम। और मैम अगर वेलोसिटी 0 होगी तो हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी 0 होगी तो स्पीड कांस्टेंट कैसी होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का ही 0 हो जाएगा ना। एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ, वो
ये ऐसा वापस एरो लगा देना था धरी। चलो अब देखो एफ नेट 0, एक्सेलरेशन 0, ये पता है टाइम के साथ चीजें चलती है ना डीटी वाले में, तब कांस्टेंट वाला फैक्टर आता है कि समय के साथ वो चेंज नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ दैट रेट इज 0 मतलब रेट ऑफ चेंज 0 हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा तो कांस्टेंट हो गया। अब देखो ये सब बातें हम सबको पता है, बट अगर मैं आपको ये वाली कंडीशन लगवा दूं कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास ही रेस्ट पर है, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि बेटा u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, और आपने बोला कि मैम ये तो कांस्टेंट रहनी चाहिए क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, तो मतलब फाइनल भी 0 हो जाएगी अंडर दीज कंडीशंस, यस और नो? इसका मतलब क्या Yes, हुआ? ma'am. इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव ही नहीं किया। फील आई ये वाली स्लाइड की या नहीं? मैम ये पॉइंट मैम दोबारा बताना। नो मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बोला, अगर मैं आपको देखो दो कंडीशन में इस बात के लिए लगा रही हूँ। पहली कंडीशन है कि नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, जिसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जो वेलोसिटी उसकी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में रहेगी, वही आगे भी रहेगी। अगर मैं बोल दूं पहले वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी तो आगे भी 0 ही रहेगी हर पॉइंट पे। बोलो यस मैम। पक्का समझ में आया अलीशा? यस मैम। ओके अब इस पे थोड़ा सा और मैथमेटिकली विचार करते हैं। विचार इस तरीके से करेंगे कि x सेंटर ऑफ मास होता है m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इफ आई एम सेइंग कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग, है ना, तो इससे मैं ऐसे निकाल दूं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जस्ट से कि मैंने कोई चेंज किया। अगर मैं कोई दो सिस्टम को पास मिलाऊं, दो पार्टिकल्स को पास मिलाऊं, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा ना, राइट? तो इफ आई एम सेइंग कि चेंज इन पोजीशन इज दिस, ऐसा कुछ मैं बोल दूं आपको, तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो ना कि ये जो भी चेंज मैंने किया और इस चेंज को आप इधर लिख सकते हो ऐसे। भाई देखो चेंज है तो पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा अपने को फिलहाल देखना नहीं है, फिर अगर आपको देखने का मन है तो आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से वी विल थिंक अबाउट इट। लिख सकते हैं ऐसे? Yes, ma'am. पक्का? अब इससे एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर रखना कि इंडिविजुअल मासेस कैन मूव, कि इंडिविजुअल मासेस कैन मूव, इट्स जस्ट दैट कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। गॉट इट? मैं समझ नहीं आया। Yes, ma'am. ओके आपको ये चीज समझ में आई कि अगर आपने नेट फोर्स 0 रखी है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सपोज टू बी कांस्टेंट। यस मैम। ओके हाँ थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी करना, ठीक है? If F net is 0, then velocity of center of mass is constant, and I am saying कि let's consider that initial velocity of a center of mass is 0. The initial velocity of center of mass is 0. Just consider it. Now, just overlap these two scenarios. If initial velocity of a center of mass is 0, then its final velocity is also 0, since it being constant. यस मैम। यस मैम। Cool. वही मैंने बोला कि अगर वो 0 है तो आपने यहाँ पे चेंज को 0 रख दिया, इस डिनोमिनेटर को यहाँ भेजा, 0 हो गया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। इस एक्सप्रेशन में मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई इंडिविजुअल मासेस कैन मूव। मैंने ये कहीं भी नहीं बोला कि डेल्टा x1 इज सपोज टू बी 0 या डेल्टा x2 हैज टू बी 0। नो, दे कैन हैव वैल्यूज। इंडिविजुअल मासेस कैन मूव, इट्स जस्ट दैट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छा फील होगा। क्वेश्चन है कि consider a system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass of particles through a distance d, भाई सेंटर ऑफ मास इनका कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, उसकी तरफ हमने d डिस्टेंस इसको पुश कर दिया, ठीक है? तो by what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of particle is at original position? मैं चाहती हूं कि अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास था पहले तो इसको डी मूव कराने के बाद भी यही रहे।
तो बताओ M2 को किधर मूव कराएं, कितने से मूव कराएं बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सबको? मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। ओके बस एक सेकंड। डन मैम। मैम 9:40 होगा। एक मिनट 9:40 हो रहे हैं, अभी टाइम दे रही हूँ मैं। 21:40 से 21:42 तक का टाइम है। एक बार क्वेश्चन को समझो और देखो कि हो रहा है कि नहीं। इससे पहले हो जाए तो बता देना, ठीक है? फिर मैं आपको मतलब वी विल डिस्कस दैट। मैम अब नहीं हो रहा कौन। चलिए, आपके आंसर्स आए? ऑप्शन आ रहा है, बोलो सारे। ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ बोलो कौन सा ऑप्शन? मैम ए आ रहा है। ओके, सृष्टि सेड ए। कितने बच्चों का ए आ रहा है? मैम सभी बच्चों का ए आ रहा है? जितने बच्चों का ए आ रहा है वो हैंड्स डाउन कर लो, बाकी बच्चे हैंड्स रेज करो। ओके, ज़िबा आपका क्या आ रहा है? मैम सी। ओके, ज़िबा आप वही हो ना जो हम मिले थे पेपर में? यस मैम। या तनिष्का आपका क्या आ रहा है? मैम सेकंड ऑप्शन। ओके, मंजू आपका क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आया हुआ था ना। अच्छा, मैंने वहां से बेटा पिछला वाला पेपर नहीं देखा। मैम इस बार फुल सिलेबस टेस्ट में फिजिक्स के मतलब सही लेवल के क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड नहीं थे। मैम उल्टा कर दिया हमारा। उल्टा कर दिया हमारा मतलब? मैम मैम केमिस्ट्री हमारे का। में तो बहुत कैलकुलेटिव थे। मैम हमारा तो तुम्हारा केमिस्ट्री। साक्षी मैम 11 मैं 11 बताऊं आंसर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मतलब जो साक्षी 11th था ना फुल सिलेबस टेस्ट 11th का? 12th का था मैम। नहीं 12th का था मैम और कैलकुलेटिव था। मैम अच्छा, फुल हमारा ट्वेंटी का था मैम 11। हाँ, मैम बट काफी इजी टाइम लग गया था। कैलकुलेशंस होंगे ना? नहीं मैम मतलब पॉइंट्स में आ रही थी पहले, फिर राउंड ऑफ करना पड़ा था। मैंने शुरू भी फिजिक्स से ही करा था, इसलिए मैं बायो को भी टाइम नहीं दे पाई। ओह, मैम बट इस बार ना ये हुआ था कि 800 मार्क्स का हुआ था हमारा। हमें अच्छा 50 क्वेश्चन करने थे फिजिक्स के, 50 बायो के और 100 नहीं 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री और 100 बायो के। ओह, I would get, I mean that's a very big thing। चलिए वाला क्वेश्चन और देखते हैं एक बार। मैम ये इस तो क्वेश्चन मजाक हो गया। में देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला कि सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकल का है वो चेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम का। तो मेरे को पहले ही बोल दिया कि आपको सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करना है। सेंटर ऑफ मास इज सपोज टू बी अनचेंज या रिमेन्स अनचेंज, व्हाटएवर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना? तो अब इस बात से हमारे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन आ गई कि भाई m1 डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू m2 डेल्टा x2। ठीक है, अब m1 m2 हमारे पास है, डेल्टा x1 उन्होंने क्या दिया, m1 वाला देख लो, d दे रखा है। अब आपसे वो डेल्टा x2 निकालने बोल रहे हैं, तो डेल्टा x2 क्या ऐसे नहीं आ जाएगा, m1 बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय d, सही है कि नहीं? मैम पर अगर इसे फॉर्मूले से करे तो फिर ऑप्शन नहीं आ रहा है। फॉर्मूले से? कौन सी फॉर्मूले से करोगे? m1 उसी से तो डेल्टा निकाला था x1। कंडीशन, उसी से तो कंडीशन निकाली है। जब चेंज की बात आएगी तो एटलीस्ट चेंज तो इंट्रोड्यूस करोगे ना फॉर्मूला में।
मैम ने वही किया जो बट फाइनल मैम इक्वेशन इसमें कैसे पता चला कि फॉर्मूला ये वाला लगेगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला में किस कंडीशन में लगाना है? बेटा चेंज, आप देखो ना, डेल्टा एक्स यूज हो रहा है वर्ड, डेल्टा एक्स किसके लिए यूज होता है? चेंज के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ऐसी बातें करी है कि जो आपको चेंज दिखा रहा है, राइट? इट इज पुश्ड टूवर्ड्स बट स्टिल सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, राइट? तो ऐसे ये आपको हिंट्स मिल रहे हैं अंदर से। पिछला क्वेश्चन था जब पुश किया था तब वेलोसिटी निकालनी थी, तो वो भी तो पुश किया, चेंज ऑफ पोजीशन ही तो आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट अलीशा? ओके मैम। ओके, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम पहली बार पढ़ेंगे या पहले नहीं पढ़ा। हमें सिंपल सी बात पता है कि अगर हम बोलते हैं कि एफ नेट 0 है तो बेसिकली हम बोलते हैं dp बाई dt 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना? तो अगर मैं बोल दूं कि भाई किसी चीज के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है कि नहीं? यस मैम। आप इसमें हाँ, जैसे आप इसमें सिस्टम भी बोल सकते हो कि जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं, है ना? इस पे क्वेश्चन बेसिक में भी बहुत अच्छे बन सकते हैं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व ना हो, तो हमारे नीट का नेचर हो गया और क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें आपको सिंपल लिखना है कि P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। आप लोगों का इस बार सैटरडे को ऑफ है क्या स्कूल से? नो मैम। नो मैम। प्रैक्टिकल चल भी रहा नहीं? है मैम, अच्छा, उनका पता नहीं कब ले ले। ओके ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा, है ना? डेल्टा पी आप 0 बोल दोगे, ठीक है। क्वेश्चन करना फिर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अ मैन ऑफ मास 20 kg is standing on a platform of mass 10 kg kept on a smooth horizontal surface. The man starts moving with a velocity of 3 meter per second with respect to the platform. Find the recoil velocity of platform. समझ में आया? रिकॉइल करेगा वो, आपको वेलोसिटी निकालनी है। अभी समय हो रहा है 21:47। आप 21:49 आपने पे कराए solve- थे ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। यस, तो फिर आपने तो कर रखा है सेंटर ऑफ मास, आप क्यों बोले थे आपने नहीं करा? मैम नहीं, हमने कर रखा है बट ऐसे थोड़ा ब्लर हो गया, पहले करा था ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने नोट्स निकाल के बैठ जाओ और फिर आप मेरे 21 लिखने पर ही आंसर कर दो। अभी स्टार्ट करना। मैम क्वेश्चंस नहीं लिख रखे थे, पूरी थ्योरी लिख रखी है। करें। इसकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल होगी इसकी नेक्स्ट क्लास। कल तो हमारी होगी शर्मा की। या आप लोग फ्री हो क्या? आप लोगों का सेशन कब होता है मेरे साथ सृष्टि? मैम कल है नहीं टाइम मैम 8:30। 8:30। तो थोड़ा सा ना उसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर होकर आना, ठीक है? मैम थर्मोग्राफ स्टार्टिंग से कराओगे ना? हाँ, क्यों? मैम क्योंकि मंडे को जो मैम ने क्लास ली थी ना, उनसे समझ नहीं आया था। मेरा बीच में माइक ऑफ हो गया था तो मैंने कुछ सुना नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। माइक ऑफ हो गया था तो सुना कैसे नहीं? माइक ऑफ हो गया तो मैं माइक में लगे ना कि माइक कैसे ऑन होगा, तो मेरा ध्यान पूरा उधर केंद्रित हो गया। मैम यू कैन लिसन अगेन। नहीं, आई डोंट वांट टू। एक्चुअली ये होता है ना कि मतलब इट्स एक्चुअली एकदम से उन्होंने क्लास ले लिया तो भाई वो बड़ी बात है, अदरवाइज ऐसे था कि मतलब इट्स हार्ड ना। तुम लोगों का, मेरा तो फ्रीक्वेंसी सेट है मैम मुझे तो समझ आ गया। 98.5 रेड एफएम। मैम बार बार चेंज हो जाते हैं कौन चेंज हो जाता है? टीचर्स। चेंज हो जाते हैं एक दिन के लिए कोई इंसान का आवाज गंदी हो गई थी और उसका सर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, वो इंसान फिर आपसे चिल्लाता। अच्छा मैम लगता आप कैंसिल कर दे, मैम आप कैंसिल कर देते, लेकिन अच्छा टीचर जी लगता को क्या जरूरत थी?
यस मैम। मैम मतलब क्लास कैंसिल करना इज ओके, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या आंसर आ रहा है इसका? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चे। ये वाला मैम मेरा आया नहीं वैसे। मन मेरा भी किसे मैं नहीं आया। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। आंसू आ गए मेरे, वो 11th वाले बच्चे। दिख नहीं रहे मैम। बस मैंने छुपा लिए। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, कोई समस्या नहीं है। मैम ये आपके नोट्स खोल के तो नहीं बैठे? मैम अब देख नहीं लो मैम, मैम, सेम क्वेश्चंस नहीं है मैम वैसे भी। मैम आपने सेम क्वेश्चंस नहीं करा है, कंसेप्ट सेम है बस। मैम अच्छा, मैंने सच में रफ कॉपी ले रखी है अभी, रफ कॉपी। मैंने बस मैम फिजिक्स सच की में कॉपी भी प्रॉमिस। नहीं और बुक भी नहीं रख बस रखी करो, मैं साइड रो में। जाऊंगी, बस वाकई करो रो दीदी, जाऊंगी। बस आई एम वेरी करो। इमोशनल पर्सन, डोंट डू दैट। मैम बस करा दो, ये तो मारने पे आ जाएंगे। हाँ देखो, 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, बोला था प्लेटफॉर्म 10 kg का। अब एक बात मुझे बताओ, जब आप किसी भी स्टेशनरी चीज पे आगे भागने लगोगे, वो चीज तो पीछे जाएगी ना। इमेजिनेशन इस बात पे है? यस मैम। अरे जो, हाँ, 12th वालों। यस मैम। तो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी आपकी यू हो गई, रिकॉइल पीछे की तरफ, जैसे गन बुलेट वाला केस, तो वो पीछे तो हिट करता है, तो इसलिए रिकॉइल पीछे हो गया, आप आगे गए पीछे हो गया। एक्शन रिएक्शन वाली चीज से भी समझ सकते हो। कुल मिला के कहानी ये हो गई। यस तो नो? यस मैम। अब एक यस बात मैम। पढ़ो, बताओ जरा इस क्वेश्चन में, इसने यहाँ पे एक वर्ड दे रखा था, स्टार्ट्स मूविंग। इसमें कहीं से कुछ, मतलब कुछ लाइक एक्सटर्नल नहीं है ना, आराम से पहले शांत खड़ा था, मूव करना चालू कर दिया इसने। तो बेटा आप एक बात बताओ, इनिशियल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो 0 है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस कोई मैम। एक्सटर्नल फोर्स आई बाहर से, कुछ करा, अपने आप इसने भागना शुरू किया, कुछ भी नहीं हुआ, और इसके भागने का देखो असर है रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। खाली इसको हम कुछ करते तो अलग बात होती, पर इसने खुद से करा, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, फाइनल मोमेंटम हैज टू बी 0। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व वाली चीज आप लगा सकते हो। अब आप बस इसमें कैलकुलेट करके रख दो, बात खत्म। ये तो 0 है ही, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था। अब आप ध्यान से देखो कि रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो आपने अगर ध्यान से एक चीज पढ़ी हो, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दिया है। थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का तड़का मार दिया गया है, जो कि हमको समझना पड़ेगा कि अगर 3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जा रहा है, तो हमें तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या लिखूं बेटा, बोलो। 3 मीटर पर सेकेंड। पक्का? थोड़ा और सोचो। अच्छा क्योंकि अभी हमारा यू सोचना, नेगेटिव में जाएगा ना। यू तो नेगेटिव में जाएगा, वेलोसिटी है 10 kg आ गया, नेगेटिव ऑफ यू ही तो आएगा। अब ये यू पे पीछे जा रहा है, 3 आगे जा रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी तो 3 माइनस यू नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ऐसे हो गया जैसे कि ट्रेन आपकी पीछे जा रही है और आप ट्रेन पे आगे की तरफ भाग रहे हो, तो ट्रेन पीछे 10 से जा रही है, आप आगे सपोज 12 से भाग रहे हो, पता नहीं कैसे, तो ग्राउंड पे खड़े व्यक्ति को तो आप 12 आगे गए, ट्रेन 10 पीछे ले गए, तो सिर्फ 2 ही आगे दिखे। बोलो। मैम मैंने तो एक वो वाला फॉर्मूला लगा दिया था, m1v1 अपॉन में m1 प्लस m2। नहीं, तो भी V1 V2 तो आप ऐसे रखोगे ना, समझ नहीं पा रहे मैम, हो? सिंपल वाली रखे थे। बेटा वो कोई तुक्का वुक्का भिड़ गया होगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वुड बी लाइक दिस ना, आ गया मैम समझ में। है ना। ठीक है, बताइए, मैं खुश हो रही थी, आंसू तक आ गए थे मेरे। मैम मैंने ना एक वीडियो में देखा था, उन्होंने शॉर्ट में डेरिवेशन कराई थी इस वाले फॉर्मूले की, कि डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो मतलब V का हम डायरेक्शन भी भूल जाए आंसर निकालने के चक्कर में, इस कदर पाप की दुनिया में घुस जाए। मे बी। देखो यहाँ पे U 2 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। अब आप रिकॉइल मैंने इसको तो बोल वैसे रहे करा हो, था जस्ट। नहीं इसको आप रिकॉइल बोलो तो वो ऑब्वियसली खुद ही नेगेटिव हो गया ना, राइट? समझ में आया? अदरवाइज देखो, मेरा तो मानना है कि भाई हमने हमेशा जितने भी केसेस पढ़े हैं, पता है जितना स्पेसिफिकली एक केस में घुसते ना, उतनी चीजें याद नहीं रहती। मैंने आपको पूरे टाइम यही तो बोला है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद रखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद रखो, तो फिर थोड़ी चीजें याद रह जाएंगी ना उस हिसाब से, देख जैसे पढ़ते आ रहे हैं, राइट। राइट,
चलिए, तो बस ये आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सब खत्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा, एक मिनट रुकना, मैं देखो मैं तुम्हें पीडीएफ दिखा दूं, बिकॉज आई लाइक टू शो दैट पीडीएफ। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हमारा ये नीट का सिलेबस वाला पीडीएफ रोटेशनल मोशन पे ही खुला हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का निकालना सीखा, एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास सीखा, बेसिक। अभी आपने अच्छी वाली चीज नहीं देखी, ये अपने आप ही एक्स्ट्रा कर देता है आगे कि मैम सिखाई देंगे, ऐसे नहीं करना होता। मैम टॉर्क ये सब तो पता ही है मैम, एंगुलर बट फिर भी बताना तो पड़ेगा ना बेटा, ऐसे तुम्हें पता है, किसी व्यक्ति को नहीं पता हुआ तो, ठीक है। ये सब बातें अब हमको करनी। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहीं से चलेंगे ना, मैंने बोला था कि मैं क्रैश कोर्स में बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चलूंगी, तो नेक्स्ट क्लास हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सब पे होगी। तो ठीक है, आपने इससे पहले वाली क्लास में भी तो बताया था काफी सारी टॉर्क चीजें। नहीं इनर्श बताई थी ना मैंने आपको, सर्कुलर एक एनालॉजी बताई थी और एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्या होता है सर्कुलर मोशन और कैसे ही कनेक्ट होंगे, बस, है ना। थोड़ा बहुत जान के इनके क्वेश्चंस करके हम कंजर्वेशन, बस एक पार्ट है जो मैं इससे अलग छोड़ूंगी थोड़ा सा, कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, ये अपन थोड़ा लेट करेंगे, पहले ये थ्योरम्स कर लेंगे, ठीक है। मैम इसमें पता है इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो जो रोलिंग मोशन वाला और फ्रिक्शन वाले केसेस आते हैं ना, उसमें आती है सबसे ज्यादा। प्योर रोलिंग, प्योर स्लाइडिंग। देखो अगर आप अपना सिलेबस देखो तो आपके सामने ये सिलेबस है जिसमें रोलिंग नहीं है। कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन ये हम कर चुके हैं, देखो मैम यहाँ ये पे शायद रोलिंग नहीं है। ऊपर है कहीं पे किसी चैप्टर में, ऐसा है लॉज ऑफ मोशन में दिया हुआ है। फिर टॉपलिंग वाले जो केसेस थे, ये रोलिंग फ्रिक्शन है बेटा, टॉपलिंग तो इसमें ही आता है, सेवंथ वाला ये जो हमारा सेंटर तो ऑफ मास मैम वाला है। मतलब प्योर रोलिंग और स्लाइडिंग वाले टॉपिक नहीं करे? प्योर रोलिंग हट गया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी तो हट गई है ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं हटी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हटा देंगे तो फिर क्वेश्चंस बहुत सेग्रीगेट करने पड़ जाएंगे उनको, ऐसे नहीं होगा, थ्योरम्स तो हैं। मैम फिर मैंने तो अब जो हमारी, फालतू टॉपिक को पढ़ लिया। अरे कोई इशू नहीं बेटा, वैसे अच्छा टॉपिक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट हटना नहीं चाहिए था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे, जो मतलब आपकी कल की ही क्लास होगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन रिजिड बॉडी का और टाइप्स ऑफ मोशन का लेके चलेंगे, ठीक है। 7 बजे। मैम समरी नहीं होगी क्या? समरी मतलब मुझे पता है समरी होगी, जैसे आप but क्या समराइज summary? कराते हो। अच्छा वो, हाँ तनिष्का उसके लिए तैयार रहती है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपके एप्लीकेशन एक मतलब एक फॉर्म भर मैंने ड्रॉप किया लिंक, प्लीज उसको फिल कर दीजिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट। एंड डन हो गया मैम, भर दिया। ओके, एंड यस समरी होगी, तो तनिष्का प्लीज, आपका इतना मन रहता है, सो या हाँ मैम, हमने सेंटर ऑफ मास के अंदर आपने दो टाइप्स में बॉडी बताई थी, एक होती है हमारी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल बॉडी होगी, जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा जो बॉडी का होगा। और यूनिफॉर्म वाला आपने हमें फॉर्मूले से बताया था कि कैसे निकालना है, जैसे आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डॉट आर अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना। फिर हमने यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो उसके अंदर आपने दो एग्जांपल बताए थे, एक आपने रॉड का बताया था, रॉड का सेंटर ऑफ मास, और एक आपने बताया था जब हमारे पास दो मासेस हो, जैसे कि दोनों एम मासेस के बताए थे, उसका सेंटर ऑफ मास। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा था, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने ये आर सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला पढ़ा था। और फिर आपने एक वो सर्कल वाला केस बताया था, जब उसके अंदर हम एक पार्ट कट कर लेते तो उसका होता है a1x1 माइनस a2x2 अपॉन में a1 माइनस a2। फिर हमने उसके क्वेश्चंस भी करे थे। फिर हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक्स सेंटर ऑफ मास लिया था m1r1 प्लस m2r2 से लेके m1rn तक अपॉन में m1 प्लस m2 से लेके mn तक। फिर आपने हमें उसे वो सिग्मा वाली फॉर्म में लिख कर सिखाया था। फिर हमने वो v वेक्टर वाला लिखना सीखा था, आपने बताया था जैसे सिग्मा vi mi आई की वैल्यू 1 से लेके n तक अपॉन में सिग्मा mi जिसमें i की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है।
फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा था, और उससे पहले आपने ये भी बताया था अगर एफ नेट 0 होता है हमारा, तो हमारा ए सेंटर ऑफ मास 0 होता है और वी सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। और फिर हमने इसके क्वेश्चंस भी करे थे, और आपने एक ये अभी हम क्वेश्चन भी कराए थे उसके ऊपर, जिसके अंदर वो वेलोसिटी दे रहे Thank थे, you वो so वाला। much, Tanishka. भाई साहब, I really like this thing about 11th वाले students and ये लोग ये बड़ी प्यारी समरी रिवाइज कराते हैं क्लास। मेरी बारी नहीं आई है। तनिष्का पानी पी लो। मेरी भी नहीं आई। सृष्टि नेक्स्ट क्लास सृष्टि बताएगी, ठीक है? दैट्स फॉर श्योर, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट क्लास, और मैम ठीक है? फ्राइडे वाली और ना मतलब बताइए। लिटरली ओके, बट लिटरली लाइक मतलब कितनी प्यारी थ्योरी बताई उसने, एक पॉइंट भी मिस नहीं किया, पॉइंट टू पॉइंट। दिस शोज की आई गेस आपने नोट्स बनाए होंगे या आपको याद मैम है बिना नोट्स के? मैम बिना नोट्स की भी याद रहती है, और बीच बीच में से कोई पॉइंट रह जाता है तो नोट्स में भी देख लेते हैं कि क्या मैम पॉइंट पढ़। अरे भाई, दैट इज सो हाँ, ब्यूटीफुल। पहले भाई तनिष्का के लिए एटलीस्ट जस्ट शेयर द ताली क्लैपिंग वाला ताली इमोजी ना। तनिष्का, इट्स फॉर यू। तो अब उसके लिए ना 1 पॉइंट कम कर दो। मैम चलिए बेटा, हाँ गुंजन बोलो। 11th में हम भी ऐसे थे, बस 12th में आते आते उन्हें मत बताओ, वो बच्चे अच्छे हैं, ठीक है? वो 12th में भी ऐसे ही रहेंगे, तुम भी बहुत अच्छे हो। खुशी है मैम। ओके, मैम चलिए, हैव अ आपको भी नाइस टाइम। डांस करनी थी। हाँ हाँ, एक सेकंड, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, लेट मी कट द रिकॉर्डिंग, कंप्लीट द रिचुअल। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। Good night, ma'am.